आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के रायपुर और दुर्ग के निवास पर बुधवार को अब सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। भूपेश बघेल के अलावा भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख, वरिष्ठ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि छापेमारी की यह कार्रवाई किस सिलसिले में की गई है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार के समय उस पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला और ऑनलाइन सट्टा के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में हैं। लेकिन आरंभिक तौर पर इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टा से जोड़कर देखा जा रहा है। भूपेश बघेल के घर हुई सीबीआई की कार्रवाई को लेकर उनके एक्स अकाउंट पर एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में होने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से पहले ही सीबीआई उनके आवास पर पहुंच गई है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया है, जहां राजनीतिक प्रतिशोध से कार्रवाई की जा रही है। हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को राजनीति से हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती थीं, तो लोग मानकर चलते थे कि कोई तो कारण रहा होगा। अब केवल राजनीतिक बदले के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी महीने की 10 तारीख को ईडी ने भी भूपेश बघेल के घर छापा मारा था और 33 लाख रुपए जब्त किए थे, जिस पर बघेल ने कहा था कि उन्हें पंजाब चुनाव से दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साजिश रच रही हैं। दरअसल भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार के तख्तापलट की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि देश में अस्थिरता फैलाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक झूठी जानकारी फैलाई जा रही है ताकि देश में अस्थिरता पैदा की जा सके। अफवाहें फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर से जोड़ा जा रहा है, एक घटना का फोटो कार्ड बनाया जा रहा है और दूसरे देशों की घटनाओं को इस देश की घटनाओं के रूप में पेश कर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा रही है। प्रोफेसर यूनुस ने इन गतिविधियों के लिए आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और क्यों हमारी एकता ही इन भगौड़ी ताकतों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। वे इस एकता को तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही यूनुस ने ये भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अफवाहों का रूप और भी भयावह हो जाएगा। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि कामरा को उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में खार पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं पीटीआई के मुताबिक कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पेश होने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। कर्नाटक के कॉरपोरेशन मंत्री केएन राजन्ना ने हनी ट्रैप मामले को लेकर अपनी शिकायत राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर को सौंपी है। दरअसल राजन्ना ने दावा किया था कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। वहीं गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में अपने आवास पर राजन्ना के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से बात करेंगे। इसके बाद ही यह तय होगा कि जांच किस तरह होगी। वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा इस मामले की सीबीआई जांच या न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परमेश्वर ने कहा कि हम जांच का तरीका खुद ही तय करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के फैसले पर निर्भर नहीं करेगा। गृह मंत्री परमेश्वर ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह मामला विधानसभा में उठाया गया था। ऐसे मामलों में स्पीकर को सुझाव देना होता है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस आरोप पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि हनी ट्रैप का मामला राजनीतिक साजिश है या नहीं।
आपको बता दें कि बीते हफ्ते राजन्ना ने विधानसभा में सभी को चौंका दिया जब उन्होंने दावा किया कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि राज्य और देश के 48 अन्य नेताओं के साथ भी ये करने की कोशिश हुई थी। राजन्ना ने हनी ट्रैप की कोशिश के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले एक महिला जिसने नीली जीन्स और नीला टॉप पहना हुआ था उनसे मिलने आई थी। वह अकेले में एक जरूरी बात करना चाहती थी। जब राजन्ना से पूछा गया कि क्या वह अपनी शिकायत के साथ कोई ठोस सबूत भी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके घर में सीसीटीवी नहीं लगा है, इसलिए कोई ठोस प्रमाण देना मुश्किल होगा। जब पत्रकारों ने इस मामले की अधिक जानकारी मांगी तो राजन्ना ने कहा कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, पहले मुझे गृह मंत्री को शिकायत देने दीजिए। सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मंगलवार को राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और राजपूत योद्धा राणा सांगा के बारे में की गई टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे पर जयपुर, बीकानेर, अजमेर और अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने बीकानेर में सांसद का पुतला भी जलाया। उन्होंने जयपुर में जिला प्रशासन के एक अधिकारी को उपराष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राज्यसभा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया था कि राणा सांगा एक गद्दार थे जो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को लाए थे। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात को 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सीनियर कमांडेंट प्रकाश पांडा ने बताया कि यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई। 3 शव बरामद किए गए हैं। यह मामला प्रेम प्रसंग का होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि 3 लोगों की मौत हुई है। अभियुक्त अमन कुमार की उम्र 24 साल है। वो भोजपुर का रहने वाला था। अभियुक्त अमन ने जिया कुमारी और उनके पिता अनिल सिन्हा की गोली मारकर जान ले ली और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। प्रकाश पांडा ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को हमने जब्त कर लिया है। गजा में हमास के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें उत्तरी गजा के बैत लाहिया की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इसराइल और गजा के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हमास अब सत्ता छोड़ दे। वहीं इस बीच मास्क लगाए हमास के लड़ाकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को बलपूर्वक तीतर बीतर करने की कोशिश की। कुछ लड़ाकों के हाथों में हथियार भी थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की। वहीं इस बीच हमास के समर्थक माने जाने वाले समूहों ने इस मामले में हमास का बचाव किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले गद्दार हैं। हालांकि इस मामले पर हमास की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बीते दिनों अमेरिका ने रूस और यूक्रेनी अधिकारियों से रूस यूक्रेन युद्ध पर अलग अलग दिन वार्ता की थी और इन दोनों वार्ताओं में लिए गए फैसलों पर अब अमेरिका ने बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन दोनों ने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और ब्लैक सी में सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। अमेरिका ने बताया कि दोनों देश युद्धबंदियों की अदला बदली करने, कैद में रखे गए नागरिकों को रिहा करने और जबरन रूस ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने में मदद करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि रूस और यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले ना हों, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं अमेरिका ने अपने बयान में बताया कि वो रूस को कृषि उत्पादों और खाद के निर्यात में मदद करेगा और बंदरगाहों तक रूस की पहुंच को आसान बनाएगा। अमेरिका ने दोनों देशों से साफ कहा है कि इस युद्ध को खत्म करना जरूरी है और वह शांति वार्ता में मदद करता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.